तो देखिए आज जो है हम लोग अपना क्या पढ़ रहे थे, लवणता। उसमें देखो पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि जो सब जितने भी ओशंस हैं उनके अंदर जो लवणता का स्तर है वो अलग अलग है। ठीक है, तो आज उनकी बात कर लेते हैं कि किस महासागर में कितनी लवणता मिलती है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपका आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के अंदर औसत लवणता की अगर बात करें, औसत लवणता है 35.67 पीपीटी। ठीक है, इसको एनसीईआरटी के अंदर 35 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन जो औसत लवणता है वो इतनी है आपकी। ठीक है, अब ये जो अटलांटिक महासागर है, अगर इसमें 0 डिग्री के पास देखोगे तो 36 पीपीटी मिलेगी। उससे थोड़ा ऊपर जाओगे, 15 डिग्री उत्तर की तरफ जाओगे तो 35 ही मिलेगी। और 15 डिग्री अगर दक्षिण में आ जाओगे, साउथ में, और ये नॉर्थ में, तो आपको यहाँ पर 37.7 पीपीटी मिलेगी। ठीक है, ऐसे आपको पूरा बताना है, एग्जाम में ये चीज़ लिखनी है कि अगर 0 डिग्री या विषुवत रेखा पर देखोगे तो इतनी लवणता मिलती है, 15 डिग्री उत्तर में देखोगे तो 35, और 15 डिग्री दक्षिण में की बात करें तो इतनी पीपीटी हमें क्या मिलती है, लवणता देखने को मिलती है। उत्तरी सागर की लवणता की अगर बात करें, उत्तरी सागर में, तो उत्तरी सागर की लवणता है 34। ठीक है, और बाल्टिक सागर में बहुत कम मिलती है। बाल्टिक सागर में 12 से 14% ही आपको लवणता देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, और अब देखिए, एक है आपकी बोथानिया की खाड़ी। बोथानिया की खाड़ी, इस बोथानिया की खाड़ी में आपकी सिर्फ 2 से 4 पीपीटी तक ही, परसेंटेज तक ही आपका क्या मिलता है, लवणता मिलती है। बोथानिया की खाड़ी में कम मिलने का ये रीज़न है कि इस जो खाड़ी के अंदर क्या करती है, हमारी शुद्ध जल की जितनी भी जो नदियाँ होती हैं उनका जल इसमें मिलता है, इसलिए शुद्ध जल मिलने से हमने पढ़ा था लवणता कम हो जाती। तो वही रीज़न है कि बोथानिया की खाड़ी की जो लवणता है वो 2 से 4% तक ही मिलती है। ठीक है, भूमध्य सागर की अगर बात करें हम, भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर में 37 पीपीटी तक आपके पास वो मिलती है लवणता। क्लियर हुई ये बात। ये थे आपके क्या, अटलांटिक महासागर में। भूमध्य सागर में 37 है। कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह अलग है, ये आपके एग्जाम में अलग से चीज़ें आती हैं कि किस क्षेत्र में कितनी लवणता मिलती है। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़, एक आपके ना यहाँ अंदर जो यूरोप के पास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें देखिए आप, एक है आपका काला सागर। काला सागर वहाँ मिलती है 17 से 18%। ठीक, एक है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर में मिलती है 30%। अरल सागर की अगर बात करें, अरल सागर में मिलती है 8% तक लवणता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अरल सागर में कम क्यों है, क्योंकि अरल सागर में भी वही रीजन है, 2 नदियां हैं आपकी, आमू दरिया और सरदरिया। ये नदियां ताज़ा जल ला के इसमें छोड़ती हैं इसलिए, और एक बीच में आपका आता है सारगोसा सागर, इसकी लवणता बहुत अधिक होती है, 52 से 57% तक इसमें लवणता देखने को मिलती है। किसमें, सारगोसा सागर में, ये अटलांटिक महासागर में ही है। अब लवणता मापते किससे हैं, सेलिनोमीटर से। सेलिनोमीटर से हम क्या करते हैं, लवणता का मापन करते हैं। क्लियर हुई ये चीज़। अब हिंद महासागर की बात करें, ऐसे देखिए ये आप सारी चीज़ें ना आपको नोट्स में मिल जाएंगी, तो आप लोग, मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें बता रही ताकि आपको एक ना नोट से पढ़ो तो रिकॉल हो जाए कि हाँ ये चीज़ें ये हैं। ठीक है, हिंद महासागर की अगर बात करें, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर में देखिए औसत लवणता है, हिंद महासागर में औसत लवणता 34.76%, औसत इसकी बात है। बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में है 30 से 36%। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर गंगा नदी का भी एक मुहाना है ऊपर की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ ही। तो गंगा नदी के वहाँ पर मिलता है 28 से 30 पीपीटी। लाल सागर की अगर बात करें, लाल सागर में है आपकी 36 से 40, जो उसका मुख्य भाग है उसमें 36 है और आंतरिक भाग में 40 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर की अगर औसत लवणता देखिए, औसत है 34.72। 34.72। विषुवत रेखा पर अगर देखोगे 0 डिग्री के पास में तो 34.85 मिलेगी, और 15 डिग्री उत्तर में देखोगे तो 35% है, और 15 डिग्री साउथ में देखें बात करें इसकी तो 36% ही इसमें मिलती है लवणता। क्लियर हुई ये बात। फिर उसके बाद ओखोटस्क सागर, पीला सागर, इन सब की अलग अलग लवणता है जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, आप लोग देख लेंगे। सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्रों की बात हमने कर ली थी कि वॉन झील टर्की में सबसे अधिक मिलती है। ठीक है, उसके बाद कांका, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका था, देखिए अभी तक हमने क्षैतिज वितरण को पढ़ लिया है। क्षैतिज वितरण की हमने टोटल बात कर ली कि क्षैतिज वितरण में क्या क्या था, कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। लंबवत वितरण की अगर बात करें, लंबवत वितरण में हमें देखो ऐसे देखना है, ये ओशन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऐसे, इसके अंदर परतें बनी हुई हैं। ठीक है, उनके आधार पर ये है आपकी ऊपरी परत। ये महासागर की बात कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे हेलोक्लाइन, और जो तीसरी है आपकी वो है निचली परत। ठीक है, ये 3 परतें, ये मान लीजिए आपका महासागर है और पूरे महासागर को 3 परतों में बांटा है, ऊपरी परत, हेलोक्लाइन परत और निचली परत। ठीक है, लंबवत रूप में बांटना है हमें। अब सबसे पहले ऊपरी परत की बात करते हैं। ऊपरी परत, ये 0 से, मान लीजिए ये आपका 0 था, 0 से 300 मीटर की गहराई तक की ये परत क्या मिलती है हमें, 0 से 300 मीटर तक हमारी ऊपरी परत होती है। इस परत में क्षैतिजीय या अक्षांशीय आधार पर लवणता में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। ये हो गई आपकी ऊपरी परत जिसकी गहराई कितनी होती है, 0 से 300 मीटर तक। अब हम बात करें हेलोक्लाइन की। हेलोक्लाइन में होता है 300 से 1000 मीटर तक की गहराई होती है। ठीक है, सामान्यतः अगर हम बात करें तो ये जो परत होती है ये संक्रमण की परत होती है, संक्रमण की परत होती है। परंतु क्या होता है कि तापमान का प्रभाव इस परत में लवणता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। लवणता तीव्रता से यहाँ पर कम होती है क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है। तीव्र परिवर्तन वाली लवणता परत होती है ये। देखिए लवणता कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तापमान जो है नीचे की तरफ कम होता जाता है। ठीक है, तो तापमान की दर कम होती जाती है, इसलिए यहाँ पर संक्रमण की परत इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें इस परत का भी कुछ विशेषताएं होंगी और कुछ इस परत की भी विशेषताएं होंगी। फिर आती है आपकी निचली परत, 1000 मीटर से अधिक गहराई की परत होती है। इस परत में लवणता में भिन्नता जो है घनत्व के अंतर के आधार पर होती है। घनत्व के आधार पर जो है इसमें निर्धारण कैसे होता है लवणता का, घनत्व के आधार पर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो इस महासागर में क्षैतिजीय और लंबवत दोनों रूप में पाए जाते हैं लवणता के स्तर। और विभिन्न स्तरों का प्रभाव क्या करता है, महासागरीय जल में जितने भी पादप होते हैं, पादप मतलब जो भी पेड़ पौधे होते हैं आपके वो, और जीवों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ताजा जल की ये विशेषता है कि महासागरीय जल के परिसंचरण के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इतनी चीज थी। ये थे आपके क्या, लवणता वाला टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया। 2-4 चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हम लोग इसकी देखेंगे। ठीक है, अभी आज जैसे ये कंप्लीट हुआ तो अभी इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो मछली उत्पादन की बात करें, आप जानते हैं महासागर जितने भी छोटे सागर होते हैं उनमें मछलियों का उत्पादन होता है। तो मछली उत्पादन के लिए हमें कितने प्रतिशत जो है क्या चाहिए,
लवणता होनी चाहिए, लवणता होनी चाहिए 2.5 से 3.0 तक, ठीक है। या फिर हम इसको 25 से या फिर 21 से 30 तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये पॉइंट्स में दर्शाने का मतलब होता है इसकी यूनिट को कम कर देते हैं। 21% तक हमारे पास लवणता का स्तर इसमें पाया जाता है, जहाँ पर मछलियों का उत्पादन हम कर सकते हैं। अधिक लवणता के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक थे हमारे? उच्च वाष्पीकरण, उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान, ठीक, और निम्न वर्षा। ये 3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है, लवणता अधिक रहती है, ठीक है। अब भूकंप जन महासागरीय तरंगों को हम अगर मान लीजिए महासागर के अंदर भूकंप की तरह तरंगे आ जाएं तो हम उन्हें सुनामी कहते हैं। और सुनामी की अगर बात करें तो ये जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर की लहरें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो और महासागर में लवणता भारी वर्षा होने पर क्या होती है, घटती है, ठीक है। ये सारा जो टॉपिक था ये था आपका लवणता वाला टॉपिक, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका ज्वार भाटा होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए आपको डेली जो है आपको एक दिन छोड़ के एक दिन तक ये दी जाती है, क्लास दी जाती है। क्यों? रीज़न ये है कि भाई अभी हमारे पास टाइम है, सिलेबस कम है, तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं उसी क्लास को रिपीट करती हूँ, ठीक है। रीज़न ये है कि इसके चक्कर में क्या होगा, एक दिन आप क्लास देखिए, दूसरे दिन जो है आप पुरानी जितनी भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उनके नोट्स जो आपके बन गए हैं उनको पढ़ते रहिए। ऑनलाइन क्लासेस जब तक हैं सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।